हेलो नमस्कार दोस्तों। आज जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो पेपर 2 का टॉपिक है जेपीएससी का। और ये इम्पॉर्टेंट इतना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि ये 10 मार्क्स का होने वाला है। बहुत ज़्यादा लगेगा इसको पढ़ने में तो मैक्सिमम ऑफ 25 मिनट्स और 30 मिनट्स। और ये इतना आसान भी है कि बहुत आसानी से इसको याद भी रखा जा सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सब बने रहें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना है इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट जो लिखी है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिजास्टर होती क्या है। वो शॉर्ट 2 डेफिनेशंस हैं, उसके बारे में हम लोग उसके बाद सीधा सीधी चलेंगे हम लोग। ये 5 क्वेश्चन मैंने बताया है कि 5 क्वेश्चन आने वाला है 10 मार्क्स का। डिजास्टर क्या है? सडन एक्सीडेंट, जो अचानक एक्सीडेंट हो जाए। और मेनली हम लोग क्या देखने वाले हैं इसमें, तो नेचुरल डिजास्टर के बारे में, नेचुरली ऑकरिंग डिजास्टर के बारे में। ठीक है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होगी कि अगर मान लीजिए ह्यूमन के हिसाब से कोई भी एस्पेक्ट ऑफ इमरजेंसीज क्रिएट हो जाती है, कोई भी इमरजेंसी क्रिएट होती है, डेफिनेटली डिजास्टर आएगी तो वो एक टाइप की इमरजेंसी ही है। तो उस टाइम पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसको मैनेज करने के लिए, इस इमरजेंसी को ख़त्म करने के लिए, यानी इस इमरजेंसी में मैनेज करने के लिए, चाहे रिसोर्सेज से मैनेजमेंट करे या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएं इन सब चीज़ों को, तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया टोटल का टोटल चीज़। ठीक है। आगे बढ़ते हुए देखिए कि 80% अगर हम लोग देखें तो 80% अगर बोला जाए कि पूरा इंडिया का, नॉट ओनली झारखंड, तो 80% ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया किसी न किसी नेचुरल डिज़ास्टर से ये प्रोन है। मतलब किसी न किसी नेचुरल डिज़ास्टर से ये एरियाज़ अफेक्टेड हैं, मतलब कोई ना कोई नेचुरल डिज़ास्टर इन एरियाज़ में आती हैं। 80% ऑफ द टोटल इंडिया। और अगर हम लोग डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात करें, है ना, जो 2005 में एक कानून बनाई गई संसद के द्वारा, संसद भवन के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, उस 2005 में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया वो उसकी डेट क्या थी, तो डेट हो गई 23 दिसंबर ऑफ 2005 को। और इसके साथ ही 3 डिफरेंट अथॉरिटी, मैनेजमेंट अथॉरिटी का इस्टेब्लिशमेंट होता है। मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ का कौन कौन सा? NDMA, MA फॉर क्या? मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक 2015 जो बना, उसी के साथ ही इन सब 3 चीज़ों का इस्टेब्लिशमेंट होता है मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ का। क्या क्या? NDMA मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, SDMA मतलब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और DDMA मतलब डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। 3 अथॉरिटीज़ का इसके साथ ही इस्टेब्लिशमेंट होता है। उसके बाद ये एक्ट क्या बोलता है, ऑल्सो ये एक्ट क्या करता है कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस तरह से फ़ंड को रेज किया जा सके या किस तरह से फ़ंड दिया जा सके अलग अलग यूज़ के लिए, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए, कि जब कोई डिज़ास्टर आ जाए उस टाइम पे। और इस एक्ट में कुल मिलाकर के 11 चैप्टर्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें 79 सेक्शंस हैं। 11 चैप्टर 79 सेक्शंस याद रखें, किसमें? डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में। ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहला जो इसमें इस्टेब्लिशमेंट हुआ NDMA का। NDMA के बारे में कहाँ लिखा गया है, तो इसमें 11 चैप्टर और 79 सेक्शंस हैं। तो इसमें सेक्शन 3 का क्लॉज 1 जो है उसमें डिफ़ाइन किया गया है NDMA को, मतलब नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। इसमें क्या बोला गया है कि PM साहब जो हैं, हमारे प्रधानमंत्री, जो भी उस टाइम के प्रधानमंत्री होंगे, वो इस NDMA का, मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरपर्सन होंगे। मतलब मुख्य आदमी जो होंगे वो वही होंगे, PM, प्राइम मिनिस्टर। इसमें मैक्सिमम 9 मेंबर रह सकते हैं और PM ही उन सारे मेंबर्स का सिलेक्शन करेंगे। उसी तरह से SDMA की बात की जाती है, तो SDMA में बोलता है कि ये सेक्शन 14 के क्लॉज 1 में दिया गया है, SDMA को डिफाइन किया गया। NDMA को कहाँ? ये सब चीज़ें याद रखने वाली चीज़ है। NDMA को सेक्शन 3 के क्लॉज 1 में, और SDMA को कहाँ पे लिखा गया है, तो डिफाइन किया गया है इसको सेक्शन 14 के क्लॉज 1 में। इसमें भी यही बोला गया है, SDMA यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसमें बोला गया है कि चेयरपर्सन इसके होंगे जो CM होंगे, मतलब चीफ मिनिस्टर होंगे। मैक्सिमम 9 मेंबर होंगे इसमें, और CM विल चूज ऑल द 9 मेंबर्स। अच्छा, एक चीज़ और, हमने स्टेट की बात करी और नेशनल की बात करी, लेकिन इसमें यूनियन टेरिटरीज़ की बात भी कही गई है। कहाँ पे? तो सेक्शन 14 के क्लॉज 1 में ही। या तो स्टेट के लिए मैनेजमेंट अथॉरिटी होगा या फिर यूनियन टेरिटरीज़ के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ होगा, वो सब की बात करी गई है सेक्शन 14 के क्लॉज 1 में। ठीक है। अब सेक्शन 23 जो है
सेक्शन 23 की बात करें तो सेक्शन 23 में ऑफ NDMA एक्ट 2005 क्या बोलता है कि हर स्टेट को ये मैंडेटरी है कि वो SDMA प्लान बनाए ही बनाए। SDMA प्लान इसे बनाना ही है, ये मैंडेटरी है हर एक स्टेट के लिए। और इसी के तहत बाद में 2010 में हमारा आकर के झारखंड में बनता है, जिसका नाम दिया जाता है JSDMA। आगे हम लोग देखेंगे क्या है JSDMA, बस अभी शॉर्टकट में मैंने बता दिया। सेक्शन 14 ही और इसमें क्या राइट दी गई है, सेक्शन 14 में एक और राइट दी गई है कि गवर्नर जो होगा किसी भी स्टेट का, उसी के पास पावर होगा कि ये SDMA का निर्माण कराएं, SDMA को इस्टेब्लिश कराएं, डेवलप कराएं। झारखंड गवर्नमेंट की अगर बात करें या फिर झारखंड स्टेट की बात करें तो झारखंड ने ऑलरेडी SDMA के साथ साथ एक और कमेटी बनाई है जिसका नाम है स्टेट स्टाफ कमेटी, SSC। आप याद रखें, स्टेट स्टाफ कमेटी, जो कि इस SDMA को असिस्ट करती है, SDMA को हेल्प करती है ये बाकी चीज़ों को मैनेज करने के लिए डिजास्टर के टाइम पे, जब भी डिजास्टर होता है उस टाइम पे। तो किसको बनाया गया है झारखंड के द्वारा सॉरी यहाँ पे क्या लिख दिया है मैंने, झारखंड के द्वारा किसको बनाया गया, तो स्टेट स्टाफ कमेटी को बनाया गया है। किस लिए बनाया गया, तो SDMA को असिस्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कि SDMA तो बन गई, लेकिन तीसरा जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत, वो क्या था, तो DDMA यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये कहाँ दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है सेक्शन 24 में। और यहाँ पर जो इनके चीफ होंगे, चेयरपर्सन होंगे, वो कौन होंगे, DM डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर या फिर डिप्यूटी कमिश्नर। इन तीनों में से कोई भी इसके चीफ हो सकते हैं या फिर चेयरपर्सन हो सकते हैं। और झारखंड की अगर बात करें तो ये झारखंड में सभी डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं DDMA। ऑल 24 डिस्ट्रिक्ट में DDMA ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग देखें तो अब देखते हैं कि झारखंड में डिजास्टर के रूप पे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। झारखंड इज़ वल्नरेबल टू द फॉलोइंग हैज़ार्ड्स। इन सब हैज़ार्ड्स के चपेट में झारखंड आ सकती है। पहला क्या है, ड्रॉट, दूसरा माइनिंग एक्सीडेंट, तीसरा लाइटनिंग, फ्लड, अर्थक्वेक, फॉरेस्ट फायर, एलिफेंट अटैक, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को अलग से तो हम लोग देख ही लिए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है सबको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एलिफेंट अटैक इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट फायर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थक्वेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से सवाल डेफिनेटली पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं। माइनिंग एक्सीडेंट ये ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर झारखंड की हम लोग बात करते हैं तो फ्लड भी इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर लिख दिया है। अब देखते हैं कि करके ड्रॉट के बारे में। ड्रॉट की अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पर ड्रॉट की अगर बात करें तो यहाँ पर ड्रॉट को या फिर सूखा को कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट में, है ना। सॉरी 3 पार्ट में नहीं, 4 पार्ट में। और ये कैटेगराइजेशन, ये श्रेणियाँ किस तरह से बांटी जाती हैं, तो रेनफॉल के हिसाब से। रेनफॉल किस तरह से होता है, कितना अमाउंट में होता है। अगर सपोज कर लेते हैं रेनफॉल को 100%, है ना, कि 100% रेनफॉल एक अच्छा रेनफॉल है, मतलब ये रेफरेंस मान लेते हैं। तो इस केस में अगर 25% से कम रेनफॉल हुआ, मतलब क्या है कि अगर 100 में से 25% ही कम रेनफॉल हुआ इसमें, यानी 75% रेनफॉल हो गया, तो उस केस में क्या बोलेंगे इसको कि नॉर्मल ड्रॉट है, मतलब नॉर्मल सूखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर ये 25 से 50% कम रेनफॉल हुआ, है ना, रेनफॉल अगर 25% ही कम हुआ तो नॉर्मल ड्रॉट, अगर 25 से 50% के बीच में हुआ तो मीडियम ड्रॉट, और अगर 50% से भी कम हो गया रेनफॉल स्टेट में, झारखंड में हमारे, तो इसको सीरियस ड्रॉट के नाम से जाना जाता है। और 75% से अगर कम हो गया रेनफॉल तो ये डिज़ास्टर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये आपदा के रूप में बना जाएगा। समझ गए। सबसे पहले क्या है, हो सकता है क्लासिफिकेशन पूछ दे, 25% से कम अगर मतलब अगर 25% ही कम रहा रेनफॉल, मतलब 75% तक रेनफॉल हो गया तो ये नॉर्मल ड्रॉट हुआ। 25 to 50% अगर कम हुआ रेनफॉल तो मीडियम ड्रॉट,
50% से भी कम रेनफॉल हो गया, मतलब अप टू 50, इसमें हो सकता है 30%, 40%, है ना, 45%, 48%, 49.9% तक, तब ये सीरियस ड्रॉट हुआ। और 75% में डिजास्टर यानी आपदा की बात करेंगे हम लोग। इसमें जो ड्रॉट के मामले में है, जो मोस्ट अफेक्टेड एरिया है वो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है। नॉर्थ वेस्टर्न में कौन कौन सी आती है? गोड्डा, पलामू, सॉरी गढ़वा, ये गोड्डा तो उधर हमारा ईस्टर्न में आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट में, झारखंड के। गोड्डा फिर से बोल रहा हूँ, गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा। अगर मैप में इसको देखने की बात करें हम लोग, तो मोस्ट अफेक्टेड एरिया की बात करें हम लोग, जो ड्रॉट से, सूखा से सबसे ज़्यादा ग्रसित होता है, वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट होती हैं। अगर मैप में देखें तो ये गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, यहाँ से लेकर के ये 5 के 5 ज़िले, कौन सा? ऐसे चलिए, गढ़वा, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। गढ़वा से पलामू आ जाइए, पलामू से चतरा, चतरा से नीचे लम जाइए लातेहार, और लातेहार से नीचे आ जाइए लोहरदगा। तो ये 5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये मोस्ट अफेक्टेड एरियाज़ हैं जिनमें सूखा होता है। अब 2010 की अगर एक इम्पॉर्टेंट बात कर ले हम लोग, तो 2010 में 47% मात्र बारिश हुई थी। मतलब ये क्या कंडीशन है? क्या ये 50% से भी कम बारिश है? मतलब सीरियस ड्रॉट में आ जाता है ना। अगर 70% से कम बारिश हो जाती तो ये आपदा बन जाती, डिजास्टर बन जाता। लेकिन फिर भी सीरियस ड्रॉट इज़ नॉट लेस डेंजरस, ये पूरी तरह से सूखाग्रस्त हो जाता है। उस वर्ष में 2010 में बहुत ही कम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो हुए, वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का जो फाइनल आउटपुट हुआ वो बहुत ही कम हुआ झारखंड में। इसमें बोला गया कि ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट वेयर अफेक्टेड, सभी डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हुए थे इसमें, और सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे जो 12 डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हुए थे। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम लोग, माइनिंग एक्सीडेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। माइनिंग एक्सीडेंट्स आप जानते हैं, झारखंड से अगर झारखंड की बात करेंगे और माइंस की बात ना करें, माइनिंग एक्सीडेंट की बात ना करें, ये इम्पॉसिबल है। माइनिंग एक्सीडेंट की बात करने से पहले मिनरल्स की बात करें अगर हम लोग, तो हम लोगों को पता है कि कंट्री का 40% ऑलमोस्ट, और अप्रोक्स, हाँ मोर देन 40 हो सकती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 38 to 40% जो मिनरल्स हैं झारखंड में सिर्फ हैं। और झारखंड में मोर देन 30 टाइप्स ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं। मेजर हजार्ड्स की अगर बात करें माइनिंग एक्सीडेंट्स में, तो माइनिंग एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा जो हजार्डस होता है, सबसे ज़्यादा हजार्ड्स होते हैं या एक्सीडेंट होते हैं, वो कोल माइंस फायर में, कोयले की खदानों में आग लग जाना। और ये सबसे फेमस कहाँ है? झरिया और रामगढ़ में। झरिया कहाँ पे? धनबाद में, और रामगढ़ इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ। गैस पॉइजनिंग हो जाना, खदानों के अंदर गैस पॉइजनिंग हो जाना और लोगों की डेथ हो जाती है कई बार। जियो माइनिंग कंडीशन नहीं होता है सही, मतलब कोयले की खुदाई इतनी सही नहीं होती है, जैसे ओपन माइनिंग है, अंडरग्राउंड माइनिंग्स होती है, तो वहाँ पर जियो कंडीशन सही नहीं होती है। जियो माइनिंग कंडीशन वो भी एक हजार्डस रूप ले लेता है, वो भी एक एक्सीडेंट का रूप होता है। स्टेरिलाइजेशन ऑफ कोल और एक्सप्लोजन्स में ना धमाका जो होता है ना, डायनामाइट्स लगा करके कोयले की बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ना, तो उस केस में भी एक्सीडेंट्स होती हैं। अब अगर लाइटनिंग की बात करें हम लोग, तो लाइटनिंग में सबसे पहला पॉइंट हम लोग बात करेंगे क्या, कि इन द पास्ट 1 डिकेड, पिछले 10 सालों में आपको पता होना चाहिए कि 1600 से ज़्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ झारखंड में लाइटनिंग से मारे जा चुके हैं। ठीक है, सिर्फ 1600 लोग सिर्फ लाइटनिंग से मारे जा चुके हैं पिछले 10 सालों में। अगर ऑन एन एवरेज निकाले तो हर साल 160 लोगों की मृत्यु होती है सिर्फ और सिर्फ लाइटनिंग से। अब इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आता है, वो ये आता है ना, कौन सा नाम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सवाल आ सकता है। श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है कि इसको 1952 में इस्टेब्लिश किया गया, और इसका मेन काम क्या है कि इसने ट्रेनिंग मैनुअल एक प्रोवाइड कराई है, स्पेशल ट्रेनिंग मैनुअल, कि अगर लाइटनिंग होती है, अगर तड़ित होता है, अगर बिजली कड़कती है, तो उस केस में हम लोग कैसे बचें। ये स्पेशल एक तरीके का मैनुअल, ट्रेनिंग मैनुअल प्रोवाइड कराई है। कौन कराई है? तो श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। आगे चलते हुए हम लोग अगर बाढ़ की बात करें, फ्लड की, तो फ्लड में सबसे ज़्यादा 11 अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट होते हैं। वो कौन कौन से हैं वो देखिए। अगर झारखंड के मैप को हम लोग गौर से देखें
तो झारखंड के मैप में हम लोग रीजन वाइज बांटेंगे, कैसे कैसे 11 डिस्ट्रिक्ट आ रही हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं ईस्टर्न साइड में। तो ईस्टर्न साइड में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? ईस्टर्न साइड में यहाँ पे देख लीजिए, ये ईस्टर्न साइड है, ठीक है। ईस्टर्न साइड में संथाल परगना हम लोग जानते हैं 6 ज़िले हैं। अब संथाल परगना को पूरा ले लीजिए, ये बाढ़ से अफेक्टेड है। सिर्फ एक ज़िला को छोड़ दीजिए, वो कि कौन सा? जामताड़ा को। तो यहाँ से 5 ज़िले जो होते हैं संथाल परगना के, वो बाढ़ से अफेक्टेड है। कौन सा? साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर। साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर देखिए यहाँ पर, ठीक है। और इसमें बाढ़ आने का मुख्य रीज़न क्या है? गंगा और दामोदर। गंगा आपको पता है साहिबगंज से होकर के गुजरती है, इधर बिहार से आती है और इधर साहिबगंज से होकर के सट के गुजर जाती है इस तरीके से। तो ये साहिबगंज बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है गंगा की वजह से, बाढ़ से। और बाकी जो है वो दामोदर नदी की वजह से भी बाढ़ से ग्रसित हो जाते हैं। अब अगर साउथ ईस्ट की बात करें, साउथ ईस्ट को अगर हम लोग देखें तो साउथ ईस्ट में 3 ज़िले आते हैं। साउथ ईस्ट में जो बाढ़ से ग्रसित होने वाले ज़िले हैं वो 3 ज़िले हैं। कौन सा? ये पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम। ये 3 ज़िले हैं जो कि बाढ़ से अफेक्टेड होते हैं। यहाँ 5 हुए, यहाँ 3 हुए, 5 3 8 हो गए। और हमें चाहिए कितना? तो जितना चाहिए उतना देख लेते हैं, 3 चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो बाढ़ आने की रीज़न है वो स्वर्ण रेखा और कोयल नदी और खरकई नदी, 3 नदी रीज़न होती है यहाँ पर बाढ़ आने की, ठीक है। लास्ट में हम लोग देखते हैं और 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? तो गुमला, हजारीबाग और धनबाद। गुमला, हजारीबाग और धनबाद। यहाँ से जो धनबाद है ये एरिया अफेक्टेड हो जाता है, ये भी दामोदर की वजह से। यहाँ से हजारीबाग और यहाँ से गुमला, ये 3 डिस्ट्रिक्ट अलग याद रखने हैं आप लोगों को, बाकी तो याद हो जाएगा। यहाँ से संथाल परगना से 5 डिस्ट्रिक्ट उठा लीजिए। इधर से साउथ ईस्ट से हम लोग 3 डिस्ट्रिक्ट उठा लेंगे, तो 5 और 3 8, और यहाँ से 3, तो 5 3 8 3 11 डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं बाढ़ से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अर्थक्वेक के बारे में। तो इस बाढ़ के बारे में इतना ही इन्फॉर्मेशन इनफ है, इतनी ही जानकारी हमें लेनी थी अर्थक्वेक के बारे में। अगर हम लोग पढ़ें तो अर्थक्वेक को सबसे देखने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो इंडिया की जोग्राफिकल एरिया है ना, पूरा जो इंडिया है, अगर हम लोग इंडिया को ऐसे, मैं तो हालांकि बहुत अच्छा मैप नहीं बनाता हूँ, इसलिए इंडिया को मैं ऐसे बना देता हूँ। तो इंडिया का जो 80% एरिया है, सॉरी 80% बोलता हूँ, अगर इंडिया की बात करें हम लोग 80% तो हमारा ड्रॉट से हो जाता है, सॉरी 80% किसी न किसी वजह से नेचुरल डिज़ास्टर से ये अफेक्टेड होता है हमारा इंडिया। अगर अर्थक्वेक की बात करें तो पूरे इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया में 5 जोन में डिवाइड किया गया है अर्थक्वेक को। और ये किस तरह से डिवीज़न की जाती है, तो इसमें कितना स्ट्रेंथ होता है अर्थक्वेक का, कितना ज़्यादा प्रभाव होता है अर्थक्वेक का, भूकंप का, उसके हिसाब से। तो वो कौन कौन सा जोन है? जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। जोन 1 में उन सब ज्योग्राफिकल एरिया को रखा जाता है जहाँ पे मॉडरेट अमाउंट ऑफ अर्थक्वेक होता है, मतलब थोड़ा बहुत हिला, झटका लगा, बस हल्का फील हुआ और ख़त्म हो गया भूकंप। Z2 जो होता है यानी जोन 2, उसमें स्ट्रांग होती है, मतलब अच्छा से फील होगा थोड़ा। Z3 की अगर बात करें जोन 3 में, तो वेरी स्ट्रांग अर्थक्वेक हैपन्स है। Z4 यानी जोन 4 की बात करें तो ये डिस्ट्रक्टिव होता है, मतलब यहाँ पे बिल्डिंगें टूटेंगी, पेड़ कबड़ेंगे, रास्ते फटेंगे, दरारें होंगी, ये सब चीज़ें होंगी। और जोन 5 जो एरिया रखी गई है, जोन 5 में जो जोग्राफिकल एरियाज़ को रखी गई हैं वो डिजास्टेरियस हैं, मतलब अगर उनमें अर्थक्वेक होती है तो वो डिजास्टर के फॉर्म में ले सकती है, आपदा के फॉर्म में ले सकती है और भारी तबाही हो सकती है। झारखंड जो है इनमें से 3 जोन में आता है। कौन कौन सा? Z1 नहीं, Z2, Z3 और Z4, बीच वाले तीनों में। जोन 2, जोन 3 और जोन 4 किसके अंदर? झारखंड किसके अंदर आता है? जोन 2 के अंदर, जोन 3 के अंदर और जोन 4 के अंदर। जोन 2 में टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। जोन 2 में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो 7 डिस्ट्रिक्ट्स को रखे गए हैं। और जोन 3 में 15 डिस्ट्रिक्ट को रखे गए हैं। और जोन 5 में, अगर जोन 4 में बात करें तो सिर्फ गोड्डा और साहिबगंज का नॉर्थ पोर्शन है। बताते हैं हम लोग सीधा मैप के हिसाब से देखते हैं। अगर जो जोन 2 है ना,
जोन 2 जोन 3, सबसे पहले तो इसको कंठस्थ कर लेना है। जोन 2 जोन 3 और जोन 4 में रखा गया है किसको, इंडिया के झारखंड के जोग्राफिकल रीजन को, किसमें, अगर भूकंप के मामले में हम लोग देखें तो अगर 7 डिस्ट्रिक्ट किस में आते हैं, जोन 2 में, 15 डिस्ट्रिक्ट किस में आते हैं, जोन 3 में, और 2 डिस्ट्रिक्ट किस में, 2 डिस्ट्रिक्ट का नॉर्थ पोर्शन किस में आता है, जोन 4 में। जोन 2 की बात करें तो उसको हम लोग मैप से देखते हैं, वेरी सॉरी। जोन 2 की अगर बात करें हम लोग मैप से देखते हैं तो हम लोग सबसे पहले सेंटर बना देते हैं इसको, रांची को। रांची से अगल बगल जितने भी ज़िले हैं सब आ जाएंगे किसमें, जोन 2 में। रांची से अगल बगल ज़िला कौन सा है, लोहरदगा एक ठो। उसके बाद कौन सा है ज़िला, तो यहाँ से इधर खूंटी हो गया दूसरा। तीसरा कौन सा है, रामगढ़, यहाँ से गुमला, और यहाँ से ईस्ट सिंहभूम, और ये वेस्ट सिंहभूम। ये देखिए इतने सारे हैं जो कि हमारा किस में है, जोन 2 में आता है। कौन कौन सा, रांची और रांची के अगल बगल के ज़िले, जैसे रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, इधर से पश्चिमी सिंहभूम और इधर से पूर्वी सिंहभूम, यानी सिंहभूम एंड वेस्ट सिंहभूम। जरा सरायकेला खरसावां छूट रहा है, यहाँ पे देखिए 2 बाउंड्री सिर्फ, सरायकेला खरसावां छूट रहा है, लातेहार छूट रहा है और हजारीबाग छूट रहा है। ये सब अलग अलग फॉर्म में आएंगे। अब यहाँ से देखिए जोन 3 के अंदर जो आता है वो पूरा का पूरा नॉर्दर्न पोर्शन आता है। अगर काउंटिंग करें हम लोग, जोन में पूरा का पूरा नॉर्दर्न पोर्शन आता है। कौन कौन सा नॉर्दर्न पोर्शन, 15 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वो देखते हैं हम लोग। यहाँ से अगर हम लोग देखना शुरू करें, इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं हम, तो झारखंड का हमारा नॉर्थ का पोर्शन ये हो गया पूरा, ठीक है। तो यहाँ से चलना शुरू कीजिए, गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, काउंट करते जाइए, गढ़वा, पलामू, चतरा, चतरा के नीचे एक डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए लातेहार जो छूट गया था, यहाँ से हजारीबाग निकल गया। ये कोडरमा, कोडरमा के अंदर गिरिडीह, गिरिडीह के नीचे बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज। अब देख लो यहाँ से कितने डिस्ट्रिक्ट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 के 15 हो गए। मतलब ये लाइन खींच दो, इसके ऊपर से जितने डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं नॉर्थ वाले, सब के सब ले लेने हैं लातेहार और हजारीबाग के ऊपर वाले, सारे के सारे, है ना। तो ये सब आ जाते हैं कौन से, तो Z3 यानी जोन 3 में आ जाते हैं भूकंप के मामले में, अर्थक्वेक के मामले में। और अगर Z4 की बात करें हम लोग, जोन 4 की, तो जोन 4 में यहीं पे हम लोग देख लें, यहीं पे नहीं देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं और थोड़ा जूम हो जा। जोन 4 की अगर बात करें तो जोन 4 में हमारा ये वाला एरिया आ जाता है, ये इसका नॉर्थ पोर्शन, गोंडा और साहिबगंज का नॉर्थ पोर्शन, मतलब ये वाला पोर्शन है, इसका नॉर्थ पोर्शन यही होगा ना। तो ये ऊपर के पोर्शन जो होते हैं दोनों के, वो जोन 4 में आ जाते हैं। मतलब ये डिस्ट्रक्टिव पोर्शन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है हमारा भूकंप के मामले में। सही है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग फिर। सही है, तो ओके, किधर गया, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग फॉरेस्ट फायर के बारे में पढ़ते हैं। तो फॉरेस्ट फायर में क्या है कि झारखंड के जो फॉरेस्ट हैं, है ना, वो 2 टाइप के हैं बेसिकली। झारखंड के फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बेसिकली, तो मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, मॉइस्ट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ड्राई ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट। तो जो इसमें भी मॉइस्ट वाला है वो ऑलमोस्ट 3% ही फॉरेस्ट जो है वो मॉइस्ट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। मैक्सिमम 93% के आसपास जो फॉरेस्ट हैं वो ड्राई
ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है। मतलब यह ड्राई ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है कि इस जंगल में जो पेड़ के पत्ते हैं वो सूख करके सीजनली हर साल झड़ जाते हैं। मतलब ये होता कब है, ऑलमोस्ट जनवरी टू फेब के महीने में होता है, मतलब स्प्रिंग से पहले, जब नए पत्ते आते हैं उसके पहले। और यही वजह है कि जब पत्ते सूख कर गिर जाते हैं फॉरेस्ट में, तो वही पत्तों की वजह से जंगल में भीषण आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर हो जाती है। अब रीज़न ऑफ फॉरेस्ट फायर क्या हो सकता है? तो पहला महुआ चुनना। महुआ जो चुनते हैं ग्रामीण, जो गांव के लोग होते हैं, महुआ एक यहाँ का, झारखंड का, एक समझिए कि एक बहुत ही इकोनॉमी का एक जरिया है। उनको चुनने के लिए जंगलों में आग लगती है। साल सीड्स की कलेक्शन के लिए, साल सीड्स यूज़ होता है हमारे ऑयल बनाने के लिए, है ना, तेल निकालने के लिए। उसके बाद डिज़ायर टू प्रमोट बेटर ग्रास ग्रोथ, है ना, आफ्टर द रेन के बाद अच्छी ग्रास ग्रोथ हो, अच्छे से ग्रोथ हो, उसके लिए भी आग लगा दी जाती है कई बार। उसके बाद जो तेंदू लीव्स हैं, जो बीड़ी के पत्ते जो बीड़ी के पत्ते होते हैं, है ना, उसकी जो नई लीव्स हैं वो अच्छे आएँ, उसके लिए भी कई बार आग लगाया जाता है जंगलों में। अगर सबसे ज़्यादा प्रोन बोलें कि कौन सा एरिया है आग के लिए, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन सा एरिया होता है, कौन से एरिया के फॉरेस्ट होते हैं, तो वेस्ट सिंहभूम। अच्छा, वेस्ट सिंहभूम के होंगे ऑब्वियसली, रीज़न भी है क्योंकि वेस्ट सिंहभूम झारखंड में सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करता है फॉरेस्ट में। सभी डिस्ट्रिक्ट में से एरिया वाइज अगर देखें तो एरिया वाइज ये सबसे ज़्यादा वेस्ट सिंहभूम में जंगल है, फॉरेस्ट है। कितना? लगभग 3500 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, है ना, इतना एरिया लगभग कितना है, क्या है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट है। और इसके बाद आता है लातेहार, ठीक है। तो ये लाजमी है कि यहाँ पे आग भी सबसे ज़्यादा लगेगी। तो और आग कितनी होती है, तो 30% ऑफ इट्स फॉरेस्ट, मतलब जो जितना 3500 स्क्वायर किलोमीटर में फॉरेस्ट है ना, उसका 30% में आग लग जाता है ये हर साल इसमें। ये अफेक्टेड एरिया है। और ये कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 17% ऑफ द स्टेट फॉरेस्ट। सही है। अब आगे हम लोग देखें तो इससे बचने के लिए क्या होता है कि जितने भी रोड्स क्रॉस करते हैं ना जंगलों में, रोड्स पासिंग थ्रू फॉरेस्ट को क्या करते हैं कि उनको फॉरेस्ट लाइन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि फॉरेस्ट लाइंस क्या होते हैं। तो एवरी रोड्स क्रॉसिंग द फॉरेस्ट आर ट्रीटेड एज फॉरेस्ट लैंड। अब क्या होता है कि इन फॉरेस्ट लाइन को या फिर इन रोड्स को हमेशा कट कर दिया जाता है। कब? 16 फरवरी से पहले या 16 फरवरी तक, जबकि सीज़न कमेंस होता है आग का। मतलब ये फायर सीज़न आ चुका है। जनवरी टू फेब के लास्ट तक हमारा फायर मैक्सिमम फॉरेस्ट में लग जाते हैं। तो ये जब भी आने वाला होता है 16 फेब, ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि फायर सीज़न कमेंस कौन से डेट को होता है, तो 16 फेब एवरी ईयर, है ना, ये एक बाउंड्री लाइन डेट है। तो इससे पहले सभी जो फॉरेस्ट फायर लाइंस हैं, जो कि फॉरेस्ट में रोड्स होते हैं, उनको फायर लाइंस बोलते हैं, उनको कट कर दिया जाता है और उनको हटा दिया जाता है, मतलब ब्रेक कर दिया जाता है, ताकि उधर से क्रॉसिंग ना हो सके लोग और फंस ना जाएं आग में, ठीक है। और उसके बाद फायर वाचर्स आता है। एक और चीज़ यहाँ पे, एक और वर्ड है कि फायर वाचर्स क्या होता है। तो जो फॉरेस्ट स्टाफ होते हैं ड्यूरिंग फायर, उसको बोला जाता है फायर वाचर्स। वो लोग देख रेख के लिए वहाँ पे लगे हुए होते हैं। अब एलिफेंट अटैक की बात करते हैं हम लोग इसी में, डिजास्टर में, है ना। एलिफेंट अटैक में क्या होता है कि सबसे पहले तो देखिए कि स्टेट का एनिमल है, जो राजकीय पशु है वो हाथी है यहाँ झारखंड का। उसके बाद हाईली जो सेंसिटिव एरिया है वो पलामू, चतरा, हजारीबाग, दुमका, ये सब जो क्षेत्र हैं वो हाईली सेंसिटिव एरिया है। एलिफेंट अटैक यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। और कहाँ पे? तो वेस्ट सिंहभूम के क्षेत्र में, कहाँ? सारंडा वन में एंड डालमा रीजन में। अभी मैप से अगर देखना चाहें आप तो कौन कौन सा एरिया मैंने बताया, पलामू, चतरा, हजारीबाग, दुमका। देखिए पलामू, चतरा, हजारीबाग और यहाँ से इधर चले जाइए तो ये दुमका। और यहाँ पे जो सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम में कौन कौन से एरिया, तो सारंडा और डालमा, ये दो एरिया हैं, इन दोनों के फॉरेस्ट में होते हैं। वहाँ पे से भी हाथियों का अटैक होता है। अब हाथियों के अटैक करने का रीज़न क्या है, तो ये अट्रैक्ट होते हैं हाथी, एलिफेंट्स जो अट्रैक्ट होते हैं वो किन सब चीज़ों से, तो महुआ के फूल से।
महुए के जो नए फूल लगते हैं उनसे अट्रैक्ट होकर हाथी क्या होते हैं, हाथी के झुंड इधर उधर अट्रैक्ट होकर के भटक जाते हैं और अटैक करते हैं। ये रीज़न एक बताया जाता है। और प्रिवेंशन क्या है, तो जब भी हाथियों की अटैक होती है तो लोग यहाँ पे प्रिवेंट उसको कैसे करते हैं, तो ड्रम को बीट करके फायर लगाते हैं और बर्निंग रेड चिलीज, लाल मिर्चों को जलाना, फायर आग से उन्हें डराकर भगाना, या फिर ड्रम को पीटना, तो उस आवाज़ से वो लोग भाग जाते हैं। अब JSDMS की बात करते हैं हम लोग। ये वही है SDMA, अलग कुछ भी नहीं है। क्या है SDMA, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मतलब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जे लगा दिए तो झारखंड स्टेट। ये इसका फॉर्मेशन 28 मई 2003 को हुआ। झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की फॉर्मेशन कब हुई, तो 28 मई 2010। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको बताया कैसे गया था लोगों को, तो एक नोटिफिकेशन निकाला गया, नोटिफिकेशन नंबर 425 है ना, 420 याद रहता है कि हर किसी को, तो उसमें 5 जोड़ देना है, 425 हो जाएगा। और 5 कहाँ से आया, तो 2005 से, और 2005 कहाँ से आया, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से, है ना। तो ये 425 नंबर नोटिफिकेशन नंबर से इसने बताया स्टेट गवर्नमेंट ने कि JSDMA का फॉर्मेशन हो चुका है। और फॉर्मेशन कब हुआ, 28 मई 2010 को। SIRD का बात करें तो ये क्या है, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट। क्या है, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट। ये क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के पंचायती राज डिपार्टमेंट, क्या गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है उसके अंदर आने वाला सबसे उच्च श्रेणी का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। और इसका काम क्या है, सबसे पहले क्या है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। और ये किसके अंदर आता है, तो पंचायती राज डिपार्टमेंट के। और पंचायती राज डिपार्टमेंट किसका, तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का। तो इसके अंदर आता है ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ट्रेनिंग देना, है ना, किसको, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, या फिर इलेक्टेड पंचायत जो होते हैं एंड जिला परिषद के मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके, या फिर अदर एजेंसीज जो काम कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के, उनको ट्रेन करने का काम होता है इनका, SIRD, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट का। ठीक है, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि पंचायती राज ऑफ झारखंड के अंदर आता है, पंचायती राज डिपार्टमेंट ऑफ झारखंड के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं JSAC। ये क्या है, झारखंड स्टेट एप्लीकेशन सेंटर, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है उसमें। JAPT के बारे में देखते हैं। ये क्या है, ये क्या है, झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि झारखंड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विस्तार करना, इसके ग्रोथ को, इसको फैलाना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ग्रोथ करना झारखंड में, सो दैट कि झारखंड स्टेट गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट किया जा सके। समझ गए आप। IT सेक्टर को बढ़ावा देना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बहुत तेज़ी से ग्रो कराना झारखंड में, ताकि जो कि पॉलिसी ऑफ झारखंड गवर्नमेंट है उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब झारनेट की बात करें हम लोग, तो झारखंड स्टेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म क्या है, झारखंड स्टेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसमें क्या है कि इंफॉर्मेशन स्प्रेड, अच्छा इसको और एक नाम से दिया गया है, क्या, वेरी वेरी सॉरी, इसको और एक नाम से क्या दिया गया है, तो इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे फॉर झारखंड, झारनेट, है ना। किसका नाम है, इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये पूछा जाएगा डेफिनेटली, मैं गारंटी देता हूँ आपको। इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे फॉर झारखंड किसे बोला जाता है, तो झारनेट को। ठीक है, NIC की बात करते हैं तो NIC का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। ये क्या है कि फैसिलिटीज़ लाइक VSAT, है ना, बेस्ड ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, VSAT को फैसिलिटीज़ लाइक VSAT इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर में इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है ना। अब वो क्या होती है VSAT, तो इसका फुल फॉर्म है वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक सिस्टम है, समझिए एक सिस्टम है, उसमें क्या करते हैं हम लोग कि
यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग, और उस सिस्टम को किस लिए यूज़ किया जाता है कि डाटा का ट्रांसमिट करना या फिर वॉइस का ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिशन करना, या फिर वीडियो सिग्नल का, ऑडियो सिग्नल का ओवर अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, है ना, किसी भी कम्युनिकेशन नेटवर्क में इन सब चीज़ों का ट्रांसमिट करना। ये बहुत ब्रॉड रूप में नहीं होता, लेकिन एक स्मॉल अपर्चर टर्मिनल होता है, मतलब लिमिटेड एरिया के लिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि ब्रॉडकास्टिंग टीवी को छोड़ करके, एक्सक्लूडिंग ब्रॉडकास्टिंग टीवी, मतलब इसमें क्या होता है ना कि डिफाइंड लोगों तक ही हम लोग डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं वीडियो के कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या ऑडियो के ट्रांसफ़र। ये टीवी ब्रॉडकास्टिंग टीवी में नहीं होती है इसकी, वीसैट की, ठीक है। अब देखिए NIC क्या है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, 24 डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में 24 डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में ये NIC लगे हुए हैं। और इनकी सर्वर कौन सी है, तो पेंटीएम की है ना, ठीक। अब बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची की बात करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची में है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम क्या है, या फिर ये रिकॉग्नाइज्ड किस तरह से की जाती है कि ये आइडेंटिफाइड की जाती है ड्रॉट मैनेजमेंट में एक्टिविटीज़ के लिए। जब भी स्टेट में सूखा पड़ता है तो इस इंस्टीट्यूट का, इस यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही अहम रोल होता है इसके मैनेजमेंट के लिए, सूखे ग्रस्त एरियाओं के मैनेजमेंट के लिए। उसी तरह से इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ये नाम से ही पता चल रहा है, अब ये IIT धनबाद हो चुका है, तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस लिए आइडेंटिफाई की जाती है कि माइनिंग डिजास्टर जब भी होती हैं या फिर माइनिंग डिजास्टर रिस्क होती हैं जो भी, उसके मैनेजमेंट के लिए ये आइडेंटिफाई की जाती है। मतलब उसके मैनेजमेंट में ये एक अहम भूमिका निभाती है अपना, कौन, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। उसी तरह से बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची, BIT रांची, है ना, BIT की बात कर रहे हैं, BIT मिश्रा, है ना, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये किस लिए आइडेंटिफाई की जाती है, तो जो अर्बन एरिया में, मतलब शहरी क्षेत्रों में जो अर्थक्वेक होगा झारखंड में, उसके रिस्क मैनेजमेंट के लिए इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। मतलब उसमें ये बढ़ चढ़ करके अपनी भूमिका निभाती है। उसी तरह से मेकॉन जो है, मेकॉन रांची, ये PSU है रांची में, एक इंडिया ओन PSU, इंडिया इसको ओन करती है। तो इसमें क्या है कि ये मेकॉन क्या है, जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर रिस्क होता है, मतलब इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे हज़ार्ड होते हैं ना, कि एक्सीडेंट हो जाता है कई बार इंडस्ट्रीज़ में, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। उन सब चीज़ों के लिए आइडेंटिफाई की जाती है कि उसमें कैसे मैनेजमेंट करेंगे ये, उस रिस्क को कैसे बचाएंगे, उस रिस्क के टाइम पे कैसे मैनेजमेंट करेंगे ये मेकॉन। तो होपफुली आपको बहुत ही कम टाइम में मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर सब सारी जानकारी दे दी गई हो तो एक लाइक दबा देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।